हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड स्पेशल से रिलेटेड फैक्ट को। तो आज का टॉपिक है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम NSPT समग्र अध्ययन हम लोग देखते हैं, जिसमें अध्याय 1 में प्राथमिकी है। धारा 1 में मुख्य प्रावधान संक्षिप्त नाम प्रारंभ और प्रसार है। यह अधिनियम SPT एक्ट 1949 के नाम से जाना जाएगा। यह उस तारीख से लागू होगा जिस तिथि से राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। यह संथाल परगना प्रमंडल में लागू होगा, जिसके अंतर्गत दुमका, देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा जिले आते हैं। नेक्स्ट है धारा 2 विधान के स्थानीय विस्तार परिवर्तन के अधिकार व किसी क्षेत्र में से वापसी। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा SPT एक्ट 1949 के संदर्भ में किसी या संपूर्ण क्षेत्र में इसे हटाने या किसी अंश का संपूर्ण कानून की धारा में बदलाव या समाप्ति कर सकती है। तीसरा धारा है निरसित। चौथा धारा परिभाषाएं हैं। आदिवासी ऐसा व्यक्ति जिसे अनुसूची ख के तहत आदिवासी व अर्ध आदिवासी जाति या जनजाति के रूप में राज्य सरकार अधिसूचित करे। कृषि वर्ष बंगला परंपरा के अनुसार कृषि वर्ष का आरंभ बैसाख महीने से होगा। दूसरा, फसली साल के अनुसार कृषि माह के प्रारंभ अश्विन माह से होगा। यह कृषि प्रयोजन के लिए स्थानीय परंपरा के अनुसार कोई अन्य वर्ष भी हो सकता है जो प्रचलन में हो। नेक्स्ट देखते हैं भुगतान बंध या पूर्ण भोग बंधक। इसकी व्याख्या देखें। अगर कोई व्यक्ति ऋण प्राप्त कर इसके बदले अपने संपूर्ण या आंशिक जोत को इस शर्तों के आधार पर हस्तांतरित किया हो, जब तक कि वह ऋण की राशि लौटा न दे तब तक वह जोत के प्राप्त आय का हकदार नहीं होगा, पूर्ण भोग बंधक कहलाएगा। जोत इसका तात्पर्य भूखंड से है जो रैयत का हो। दूसरा हम लोग देखते हैं खास ग्राम। इसका तात्पर्य ऐसे ग्राम से है जो ना तो मूल रैयत से संबंधित हो, ना उसके लिए कोई ग्राम प्रमुख हो। दूसरा, जमींदार वह व्यक्ति जिसे लगान पाने का अधिकार होता है। तीसरा, गैर आदिवासी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अनुसूची ख के अंतर्गत न दर्ज हो। रैयत जमींदार के अलावा ऐसा व्यक्ति जो खुद या परिवार का सदस्य या भाड़े के मजदूरों को जोतने के लिए भूमि धारण का अधिकार रखता हो। नेक्स्ट है लगान। खेवट खतियार के अनुसार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत के द्वारा विधि सम्मत तरीके से जिस राशि का भुगतान जमींदार को किया जाता है लगान कहलाता है। खाली जोत, कोरा हुआ जोत या ऐसा जो रैयत अपने उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर गया हो। नेक्स्ट है ग्राम समुदाय। ग्राम के जमाबंदी रैयत से जुड़े सभी व्यक्ति, जिसके हिस्सेदार, उसके बच्चे, उसके उत्तराधिकारी को संयुक्त रूप से ग्राम समुदाय कहा जाता है। ग्राम प्रमुख इस पद के लिए चयनित किया गया व्यक्ति जिसे माझी, मुश्तिर आदि नाम से जाना जाता हो। अध्याय 2 ग्राम प्रमुख एवं मूल रैयत। धारा 5 ग्राम प्रधान की नियुक्ति। किसी खास ग्राम के रैयत या जमींदार के आवेदन पत्र देने पर ग्राम की जमाबंदी रैयतों में कम से कम 2/3 रैयत की सहमति से ग्राम प्रधान की नियुक्ति उपायुक्त करेगा। धारा 6 ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन। यदि किसी ग्राम जो खास नहीं है ऐसे ग्राम प्रधान का निधन हो जाए तो उस ग्राम के संबंधित जमींदार 3 महीने के भीतर नए ग्राम प्रधान नियुक्त करने का आवेदन उपायुक्त को देगा। धारा 7 ग्राम प्रधान का काबिलियत का लिखा जाना और जमानत देना। ग्राम प्रधान की नियुक्ति के पश्चात इसे एक पट्टा दिया जाएगा जिसमें उसे कबूल करना होगा कि वह अपने पद रहते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते रहेंगे। धारा 8 में जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी, खेवट खतियान व प्रतिदया दिया जाना। जब भी किसी ग्राम प्रधान का निधन हो या उसके उत्तराधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाए तो ग्राम से संबंधित जमींदार का कर्तव्य होगा कि वह नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति तिथि के 3 महीने के भीतर ग्राम के जमाबंदी एवं खेवट खतियान से जुड़ी प्रतिक्रिया उपलब्ध करवाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धारा 9 ग्राम प्रधान को किसी प्रकार पदांतरण का अधिकार नहीं होगा। धारा 10 किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाना। इसकी व्याख्या है कोई बंजर भूमि जो मूल रैयत का सहायक रैयत द्वारा खेती लायक विकसित किया गया है या कोई पड़ती जोत में मूल रैयत या सहायक रैयत के अधिकार में हो तो उसे उस भूमि के बेदखल नहीं किया जाएगा। धारा 11 ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि। ग्राम प्रधान द्वारा मूल रैयत या रैयत पर लगाए गए जुर्माने की जो वसूली की जाएगी वह प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा किया जाएगा एवं इसका खर्च उपायुक्त के द्वारा नियमों के अनुसार किया जाएगा। धारा 3 अध्याय 3 रैयत में। धारा 12 रैयतों के वर्ग का उल्लेख। इस अधिनियम के अनुसार रैयत में 3 वर्ग होते हैं। पहला, निवासी जमाबंदी रैयत। इस अभिप्राय उन जमाबंदी रैयतों से है जो ग्राम में
गांव में रहते हैं उनका पारिवारिक आवास अभिलिखित गांव में है। दूसरा, गैर निवासी जमाबंदी रैयत अपना इसका अभिप्राय उन जमाबंदी रैयतों से है जो अभिलिखित गांव में नहीं रहते। 3, नई रैयत वह व्यक्ति जिसका नाम रैयत के रूप में अभिलिखित है। धारा 13, रैयतों के भूमि उपयोग संबंधी अधिकार। अगर कोई रैयत उस भूमि का उपयोग करता हो जो उसके जोत में पड़ता है, साथ ही काश्तकारी के दौरान उसके मूल विशेष को नष्ट करता हो या उसे तोड़ने कोड़ने के अयोग्य बनाता हो, तो भूमि का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धारा 14, रैयत के बेदखल नहीं किया जाएगा। इस धारा के द्वारा किसी भी रैयत को उपायुक्त के आदेश के बिना जमींदार भूमि के बेदखल नहीं कर सकता। धारा 15, ईंट और खपड़े बनाने का रैयत का अधिकार होगा। इस धारा में प्रावधान है कि कोई भी रैयत अपने या अपने परिवार के कृषि या भवन प्रयोजन हेतु बिना कोई शुल्क कर भार से अपनी भूमि के ईंट का खपड़े का निर्माण कर सकता है। धारा 16, रैयत को अपने जोत में बांध निर्माण, मत्स्य पालन, अन्न उत्पादन का अधिकार होगा। इस धारा के अनुसार निम्न विषय समाहित किए जाते हैं। प्रत्येक रैयत को अधिकार होगा कि जमींदार की अनुमति बिना वह अपनी जोत भूमि या बंदोबस्त भूमि पर बांध, आहार, तालाब, कुआं और अन्य जल स्रोत का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस दौरान वह जमीन को क्षति नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रैयत बिना कोई शुल्क भुगतान किए जलाशय और जलीय स्रोतों में मत्स्य पालन या अन्य प्रकार का उत्पादन कर सकता है। 3, अगर कोई रैयत ऐसे निर्माण या खुदाई पर आरोप लगाता है कि निर्माण की खुदाई से उसकी संपत्ति को क्षति हो गई है, तो इस संदर्भ में उपायुक्त उचित निर्णय करेगा। धारा 17, अपनी निजी जोत में रैयत को वृक्ष लगाने का अधिकार होगा। इस संदर्भ में निम्न प्रावधान है। प्रत्येक रैयत को अपनी जोत किसी भूखंड पर वृक्ष, उद्यान, बांस लगाने के अधिकार है। साथ ही इसे काट सकता है एवं उपयोग भी कर सकता है। रैयत द्वारा विकसित किए गए वृक्ष या बांस पर लगे फल या फूल जैसे उत्पाद का उपयोग कर सकता है। 3, रैयत द्वारा विकसित किए गए वृक्ष पर किसान बिना कोई शुल्क भुगतान किए रेशम कीट पालन एवं लाह उत्पादन का कार्य कर सकता है। अगर रैयत अपने भू जोत पर महुआ का वृक्ष लगाया है तो अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं काट सकता। धारा 18, रैयत को भवन निर्माण का अधिकार। रैयत स्वयं या अपने परिवार की घरेलू आवश्यकता हेतु कृषि प्रयोजन के लिए अपनी जोत पर कच्चे और पक्के भवन का निर्माण कर सकता है। धारा 19, जोत का विभाजन या लगान का वितरण। इस संदर्भ में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। पहला, जोत का विभाजन, इससे जुड़े लगान का वितरण जमींदार एवं ग्राम प्रमुख एवं रैयत की सहमति से किया जाएगा। 2, यदि न्यायालय के आदेश पर जोत का बंटवारा या विभाजन हो तो बंटवारे में शामिल तीनों पक्ष जमींदार, ग्राम प्रमुख, रैयत किसी निर्णय लेने में असमर्थ हो तो 3 पक्षों में कोई भी व्यक्ति लगान के वितरण हेतु उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। 3, उपायुक्त इस प्रकार के आवेदन पर किसी कार्यवाही के लिए किसी पक्ष को खर्चा देने के लिए आदेश दे सकता है। तो उपरोक्त प्रकार के खर्च के वसूली के संदर्भ में, पहला, यदि जोत किसी भाग का लगान 3 रुपये से कम हो, किसी भी स्थिति में जोत का विभाजन नहीं होगा। दूसरा, यदि सरकारी जोत समेत ग्राम प्रमुख का हिस्सा ग्राम लगान के लिए अपर्याप्त जमानत हो, किसी भी स्थिति में जमानत की रूप में शपथ ली गई ग्राम प्रमुख की निजी जोत का खंडीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धारा 20, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। इस धारा की व्याख्या निम्न प्रकार से की जाती है। पहला, कोई भी रैयत अपने जोत या जोत खंड का विक्रय, दान, बंधक, वसीयत या पट्टा से जुड़ा अधिकार किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता है अगर हस्तांतरण का अधिकार का उल्लेख खवेट खतियान में न हो। दूसरा, कोई भी रैयत उपायुक्त की पूर्व अनुमति लेकर अनुमंडल के भीतर 1 वर्ष के लिए पट्टा पर भूमि दे सकता है। तीसरा, संथाली विधान के अनुसार अगर कोई रैयत अपनी बहन या पुत्री को जोत या जोत खंड दान देता है तो उपायुक्त की पूर्व अनुमति से रैयत दान स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट है, आदिवासी रैयत उपायुक्त के पूर्व लिखित अनुमति से अपने जमीन का आधा हिस्सा अपने विधवा माँ या संभावित विधवा पत्नी के जीवन निर्वाह हेतु अपने जमीन दे सकता है। उपधारा 1। 5वां में, किसी आदिवासी रैयत की भूमि या उसका भूखंड हस्तांतरण सिर्फ उसी अनुमंडल परगना या तालुक में रहने वाले आदिवासी कृषक रैयत को हस्तांतरित कर सकता है। अन्य कोई भी हस्तांतरण मान्य नहीं होगा, परंतु आदिवासी रैयत को यह अधिकार होगा कि वह अपने जोत या किसी भूभाग का हिस्सा अपनी गर्दी जमाई या घर जमाई हस्तांतरित कर सकता है। उपधारा 2। 6 में उपधारा 1 और 2 के अलावा किसी अन्य तरीके से किया गया भूमि का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा। न ही इस संदर्भ में किसी प्रकार की दीवानी फौजदारी आदेश कोर्ट द्वारा जारी किए जाएंगे।
नेक्स्ट है, न्यायालय या किसी अधिकारी सिर्फ उस भूमि के ऊपर डिग्री या आदेश जारी कर सकते हैं जिस भूमि के हस्तांतरण का अधिकार खेवट या खतियान में दर्ज हो। नेक्स्ट है 8, उपरोक्त विधि का उल्लंघन करते हुए अगर किसी रैयत की जमीन का हस्तांतरण हुआ है, इस संदर्भ में उपायुक्त की सूचना मिलने पर उपायुक्त क्रेता पक्ष को जमीन से हटा सकता है और रैयत की भूमि को वापस दिला सकता है। धारा 21, गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण। इस धारा में से प्रावधान है कि धारा 20 के किसी बात के रहते हुए भी राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर के संथाल परगना और उसके किसी भाग को गैर आदिवासी रैयत को सूचित तिथि से अपने धान के खेत या प्रथम श्रेणी के बाड़ी भूमि के चतुर्थांश का भून बंधक द्वारा निम्न में से किसी के नाम हस्तांतरित करने का अनुमति देता है। तो पहला, राज्य सरकार द्वारा स्थापित भूमि बंधक रखने वाले बैंकों, या दूसरा, उपायुक्त द्वारा स्वीकार किए गए अनाज गोला, या तीसरा, बिहार और उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 के अनुसार निबंधित सोसाइटी को, या संथाल परगना के किसी रैयत को। उपरोक्त हस्तांतरण के संदर्भ में प्रावधान है कि पहला, हस्तांतरण निबंधित प्रलेखन द्वारा होना चाहिए तथा इसकी रिपोर्ट निबंधन के 1 महीने के भीतर हस्तांतरणकर्ता, ट्रांसफर और हस्तांतरित द्वारा उपयुक्त और जमींदार को करनी होगी। साथ ही इस प्रकार किया गया हस्तांतरण का अधिकतम अवधि 6 वर्ष की होगी। दूसरा, हस्तांतरित ट्रांसफरी भूमि का लगान देने के लिए उत्तरदायी होगा और अगर वह लगान का भुगतान नहीं कर सकता तो बंधक रद्द कर दिया जाएगा और भूमि ले ली जाएगी। तीसरा, बंधक की समाप्ति होने पर उपायुक्त संबंधित पक्षों को बंधक समाप्ति का नोटिस दिलाएगा, हस्तांतरणकर्ता को जमीन पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई करेगा। चौथा, ऊपर वर्णित प्रावधानों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से किया गया भूमि का हस्तांतरण धारा 20 का उपधारा 1 का उल्लंघन माना जाएगा। 5वां, बंधन की समाप्ति के बाद अगर कोई बंधककार रैयत की भूमि पर कब्जे का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 माह का कारावास और 500 रुपये तक का अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। अपराध जारी करने की स्थिति में 10 रुपये तक का अधिकतम अर्थदंड दैनिक भी लगाया जा सकता है। धारा 22, रैयत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिया जाना। धारा 20 और 21 में वर्णित किसी बात को होते हुए भी निम्न परिस्थितियों में कोई रैयत अपनी भूमि रजिस्ट्री डाक द्वारा ग्राम प्रमुख, जमींदार, अनुमंडल प्राधिकारी को सूचित कर न्यास पर जोतने के लिए अस्थायी रूप दे सकता है। ऐसे में निम्न स्थिति हो सकती है: गांव में रैयत या अस्थायी अनुपस्थिति, या रैयत का बीमारी या शारीरिक अक्षमता। तीसरा, रैयत के पास हल बैल की क्षति होने की कृषि संबंधी असमर्थता। चौथा, रैयत के नाबालिग और विधवा होने की स्थिति में। नेक्स्ट देखते हैं, रैयत द्वारा गांव में अगर अस्थायी अनुपस्थिति का कारण हल या बैल के क्षति के संदर्भ में कोई सूचना न दी गई हो तो न ही कोई काल अवधि में वर्णन किया गया हो तो ऐसी स्थिति में 10 वर्ष की अवधि के बाद जोत छोड़ दिया जाएगा। दूसरा, निम्न प्रावधानों के अलावा अन्य तरीकों से अगर किसी खेती बाड़ी के लिए किसी जोत अस्थायी और अस्थायी किसी तरीके का हस्तांतरण किया गया हो तो वह धारा 20 का उल्लंघन माना जाएगा। धारा 23, रैयत भूमि का बदलायन का विनिमय करना। अगर कोई रैयत भूमि की अदला बदली की इच्छा करता है तो इस संदर्भ में वो उपायुक्त का आवेदन देगा, तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त अपने विवेकपूर्ण तरीके के निर्णय कर सकता है, परंतु उपायुक्त तब तक कोई अनुमति नहीं दे सकता जब तक कि निम्न तत्व में संतुष्ट न हो जाए। पहला, बदलायन के पक्ष में बदली की जाने वाली भूमि समान मूल्य की हो। दूसरा, बदलायन के पक्ष में बदली गई भूमि का रैयत सापेक्ष हो। तीसरा, बदली की जाने वाली भूमि पर एक ही गाँव या पड़ोस के गाँव में हो। चौथा, भूमि की बदली गुप्त विक्रय द्वारा न करके पारस्परिक सुविधा के उद्देश्य से की गई हो। निम्न प्रावधानों के अलावा उपायुक्त के बिना लिखित स्वीकृति के अलावा अगर अन्य तरीकों से भूमि की बदली की गई हो तो यह धारा 20 का उल्लंघन समझा जाएगा। धारा 24, रैयत जोत के कतिपय हस्तांतरण का निबंधन। पहला, जब कोई रैयती जोत उसके किसी भूखंड की बिक्री, दान या वसीयत का बदलायन प्रक्रिया के द्वारा भूमि का हस्तांतरण किया जाता है तो उसके उत्तराधिकारी हस्तांतरित भूमि या को गांव के जमींदार के यहाँ निबंधित करा सकते हैं। दूसरा, संथाल परगना के अंतर्गत कानून प्रभाव करने वाली किसी वस्तु या खतियान के किसी विपरीत बात के होते हुए भी जमींदार ऐसे हस्तांतरण की स्वीकृति दे सकते हैं। तीसरा, साथ ही जमींदार इस प्रकार के निबंधन के लिए शुल्क भी लगा सकते हैं और इसकी प्रक्रिया निम्न होगी, जिसमें पहला हम लोग देखें, यदि जोत या उसके खंड के लिए लगान का भुगतान किया जाता हो तो निबंध न तो शुल्क वार्षिक लगान के 2% से अधिक नहीं होगा, साथ ही यह शुल्क 8 आना से कम नहीं होगा, 50 रुपये से अधिक नहीं हो सकता।
दूसरा है, यदि जोत भूमि का लगान भुगतान नहीं होता हो तो शुल्क 1 रुपया लगाया जा सकता है। लेकिन यदि दानदाता पति पत्नी हिंदू कानून के अधीन गोद लिए हुए पुत्र या पुत्री या बहन या संथाली कानून के अधीन गोद लिए पुत्र पुत्री 3 पीढ़ी तक के रक्त संबंधी को अलग से अगर यह दान दिया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में किसी भी शुल्क का भुगतान रैयत नहीं करेगा। अध्याय 4 धारा 27 से 42 बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती। धारा 27 में बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती है। बंजर भूमि की बंदोबस्ती एक पट्टे के माध्यम से की जाएगी जिसकी 4 प्रतियां तैयार की जाएगी, जिसमें से 1 प्रति उपायुक्त को, 1 प्रति रैयत को, 1 भूस्वामी को और 1 ग्राम प्रधान और मूल रैयत को आवंटित किया जाएगा। धारा 28 बंजर या खाली भूमि के जोत की बंदोबस्ती हेतु खतियान में दर्ज सिद्धांतों के अलावा निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें रैयतों की आवश्यकता, रैयत द्वारा भूमि को आबाद करने की क्षमता के अनुसार वितरण। दूसरा, रैयत द्वारा ग्राम, जनता और समाज या राज्य के प्रति की गई सेवा। तीसरा, रैयत की जमाबंदी भूमि से बंजर भूमि का निकटता और समानता। चौथा, भूमिहीन श्रमजीवी वर्ग के लिए भू व्यवस्था और जो उस गाँव के अस्थायी निवासी है एवं गाँव के लिए उनके रहने का घर है। नेक्स्ट, धारा 29 मूल रैयत द्वारा खाली भूमि की बंदोबस्ती का अधिकार नहीं है। उपायुक्त की अनुमति के बिना कोई भी मूल रैयत या ग्राम प्रमुख उसके साथ किसी मूल रैयत के साथ बंजर या खाली भूमि का बंदोबस्ती नहीं कर सकता। धारा 30 बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली जोत का उपविभाजन नहीं किया जाना। जमींदार की सहमति या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के उद्देश्य से उपविभाजन नहीं किया जाएगा। धारा 31 2 या उससे अधिक ग्राम प्रधान समूल रैयतों और भूस्वामियों को संयुक्त रूप से बंदोबस्ती करना। इस अधिनियम के वर्णित भूमि के अलावा यदि 2 या उससे अधिक ग्राम प्रधान समूल रैयत या भूस्वामी किसी ऐसे गांव में है जो वे संयुक्त रूप से रखते हो और ऐसे गांव का बंदोबस्ती संयुक्त रूप से नहीं की गई हो तो इसके खिलाफ उपायुक्त के पास आवेदन किया जा सकता है, जिस पर उपायुक्त उचित निर्णय करेगा। धारा 32 बंजर भूमि का खाली जोत बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के यहाँ आपत्ति। जब 2 या इससे अधिक व्यक्ति, ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या जमींदारों द्वारा संयुक्त गांव में किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती संयुक्त रूप से की गई हो तो इस पर किसी भी एक का अधिक पक्ष की आपत्ति हो तो उपायुक्त के पास 1 वर्ष के भीतर अपील दर्ज कराएगा। इसके आधार पर उपायुक्त इस बंदोबस्ती को रद्द कर सकता या मंजूरी दे सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धारा 33 बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि वह 5 वर्ष के भीतर आबाद न किया जाए। यदि किसी बंजर भूमि को किसी रैयत को आवंटित किया गया तो आवंटित तिथि के 5 वर्ष के भीतर रैयत ने उसे आबाद नहीं किया तो जमाबंदी रैयत, ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या जमींदार के आवेदन पर उपायुक्त का इस बंदोबस्ती को रद्द कर देगा, उस भूमि का पुनः बंदोबस्ती कर देगा। धारा 34 उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि का जाहिर स्थान, शमशान, कब्रिस्तान के लिए अलग करेगा। उपायुक्त गांव में निवास करने वाले जमाबंदी रैयत तथा ग्राम प्रमुख, मूल रैयत से राय मशविरा कर बंजर भूमि में से एक हिस्सा को जाहिर थान, पूजा स्थल, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है। नेक्स्ट है धारा 35 सिंचाई के लिए जलाशय और धाराओं का आदि को आबाद नहीं किया जाना। अगर किसी ग्राम या किसी भूमि का प्रयोग बांध, आहार, पोखर, अन्य जलाशय या किसी धारा के बहाव हेतु या फिर बाढ़ से रक्षा के लिए, सिंचाई का कार्य या घरेलू कार्य, स्नान, कपड़ा धुलाई के लिए किया गया हो तो ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या जमींदार या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना ऐसी भूमि को बंदोबस्ती नहीं की जाएगी और न ही ऐसी भूमि पर किसी प्रकार की कर वसूली की जाएगी। धारा 36 सार्वजनिक प्रयोग की भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना। किसी भी ग्राम में उस भूमि पर बंदोबस्ती नहीं की जाएगी जो गांव की सीमा निर्धारण, शमशान, कब्रिस्तान, सार्वजनिक पथ निर्माण, जाहिर थान, पूजा स्थल और फिर शिविर स्थल के रूप में प्रयोग लाई जा रही हो। धारा 37 रैयत या मवेशी चराने का अधिकार। गांव की सभी रैयतों को यह अधिकार होगा कि वह चारागाह भूमि पर अपने मवेशी चरा सकते हैं। चारागाह भूमि का निर्धारण उपायुक्त द्वारा चिन्हित होते हैं या संथाल परगना रेगुलेशन में चारागाह भूमि में दर्ज होते हैं, वन वृद्धि जैसे कार्य के लिए छोड़े गए होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चारागाह भूमि की रक्षा में निर्माण प्रक्रिया। गांव में अगर किसी भूमि चारागाह या गोचर भूमि के रूप में अभिलेखांकित है तो इसे किसी अन्य कार्य हेतु प्रयोजन में नहीं लाया जा सकता। अगर किसी ग्राम में
कुल गोचर या चारागाह भूमि के कुल रकबा का 5% से कम हो तो उपयुक्त जमींदार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत या रैयत की सहमति से गांव की बंजर या खाली भूमि को चारागाह हेतु छोड़ सकता है या निकाल सकता है। धारा 39 रैयत का अपने जोतों के भिन्न भूमि पर तालाब इत्यादि उत्खनन का अधिकार। जमींदार में अनुमति लेकर कोई भी रैयत अपने जोत से अलग भूमि के पोखर या जलाशय का निर्माण कर सकता है। जमींदार द्वारा विकसित संविदा के अनुसार उसमें मछली उत्पादन और अन्य वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। नेक्स्ट है धारा 40 खास तालाब में रैयत के मछली पालन अधिकार में भूस्वामी का हस्तक्षेप नहीं। अगर किसी व्यक्ति को पोखर या जलाशय में मछली मारने का अधिकार है तो जमींदार भूस्वामी भू रैयत उसे मना नहीं करेंगे। धारा 41 पहाड़िया ग्राम भूमि गैर पहाड़िया को आवंटित नहीं होगा। पहाड़िया गांव में खाली होल्डिंग या बंजर भूमि को गैर पहाड़िया व्यक्ति के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। पहाड़िया गांव के निर्धारण आयुक्त द्वारा किया जाता है। धारा 42 उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अनाधिकार दखल में हो। अगर कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन करते हुए किसी कृषि भूमि के प्रवेश किया गया हो या कब्जा किया गया हो तो उपायुक्त अपनी इच्छा से आवेदन मिलने पर उसे जमीन से बेदखल कर सकता है। अध्याय 5 धारा 43 से 52 लगान। धारा 43 में जिन्स वस्तु के रूप में लगान वसूली नहीं होगी। जमींदार या ग्राम प्रमुख या मुख्य रैयत को लगान का भुगतान वस्तु के रूप में नहीं किया जाएगा। 43 क में लगान भुगतान करने का समय भूधारक के द्वारा मुद्रा लगान 4 बराबर किस्तों में कृषि वर्ष के अंतिम दिन प्रत्येक तिमाही को देन होगा। धारा 44 जमींदार या मूल रैयत के हित हस्तांतरण होने पर लगान का भुगतान की वापसी न होना। किसी जमींदार या मूल रैयत का स्वैत हित हस्तांतरित होने पर कोई रैयत या ग्राम प्रमुख मूल रैयत हस्तांतरण के बाद दे या उसके हित हस्तांतरित हुआ हो ऐसे भूस्वामी का मूल रैयत को सद्भाव में दिए गए लगान के लिए दायी नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरित लगान देने के पहले हस्तांतरित की नोटिस रैयत ग्राम प्रधान या मूल रैयत को न दे। धारा 45 डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान। कोई भी रैयत जमींदार या मूल रैयत को लगान का भुगतान डाक या मनी ऑर्डर के जरिए किया जा सकता है। धारा 46 ग्राम प्रधान मूल रैयत भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान के लेखा रिकॉर्ड रखेगा। जमींदार ग्राम प्रमुख मूल रैयत के लिए अनिवार्य होगा वह प्रत्येक कृषि वर्ग में रैयत के द्वारा भुगतान लगान रकम या लगान बकाया जुरा लेखा रिकॉर्ड रखेगा। कृषि वर्ष के समाप्ति के 2 महीने बाद प्रत्येक रैयत को मांगने पर उसके जोत से संबंधित लेखा विवरणी को निःशुल्क दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धारा 47 लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद। रैयत द्वारा भुगतान किए गए लगान और उसका ब्याज चुकाने के बाद भूस्वामी या लगान प्राप्तकर्ता वह निःशुल्क रसीद प्राप्त करेगा। धारा 48 जमीन से जुड़े लेख और रसीदों का ब्यौरा तैयार कर राज्य सरकार अनुमंडल में रखेगी। राज्य सरकार सभी उचित लेखों का वर्णन और रसीदों से प्रति तैयार कराएगी और इसे अनुमंडल कार्यालय में रखेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धारा 49 हस्तांतरण योग्य जमीन का लगान प्रथम प्रमाण पर होगा। जहां किसी रैयत का जोत हस्तांतरण के योग्य है वहां जोत के लगान का भुगतान प्रथम प्रमाण पर होगा। अर्थात जमींदार लगान के चुकती हेतु ग्राम प्रमुख या मुख्य रैयत को प्रथम प्रभार समझेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लगान में कटौती संबंधी शर्तें। जिन गांव या हलकों की भूमि का लगान का निर्धारण संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन के प्रावधानों के अंतर्गत सेटलमेंट अधिकारी द्वारा दिया गया हो ऐसे भूमि पर उपायुक्त के लगान भुगतान में कमी की घोषणा कर सकता है। इस संदर्भ में निम्न शर्तें हैं। जमीन के किसी भाग की मिट्टी में बालू पड़ जाने के कारण किसी कारणवश उपज में अस्थायी कमी हो जाने के कारण। दूसरा, किसी भूमि पर जमींदार को नोटिस देने पर जमींदार द्वारा 6 माह के अंदर सिंचाई सुविधा नहीं उपलब्ध कराने पर। तीसरा, वर्तमान लगान भुगतान अवधि में भीतर खाद्यान्न फसलों का औसत मूल्य में भारी गिरावट हो जाने के कारण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लगान कमी की अवधि। इसमें प्रावधान है कि धारा 50 के अंतर्गत अगर लगान में कटौती कर दी गई है तो किसी अन्य कारणों में अन्य प्रकार की कटौती तब तक नहीं की जाएगी जब तक संथाल परगना बंदोबस्त विनियम अधिनियम के तहत यह सूची प्रकाशित नहीं कर दी जाएगी। नेक्स्ट है धारा 52 भुगतान लगान के अलावा अन्य वसूली पर जमींदार को दंड का प्रावधान। यदि कोई जमींदार या उसका एजेंट रैयत ग्राम प्रमुख या मूल रैयत से दे लगान के अलावा किसी अन्य प्रकार की लगान वसूली करता है तो उसे 6 माह जेल 500 रुपये जुर्माना या दोनों प्रकार के दंड लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं अध्याय 6 धारा 53 कतिपय प्रयोजन हेतु जमींदार द्वारा भूमि का अधिग्रहण।
धारा 53 में जमींदार भवन निर्माण दूसरे कार्यों हेतु भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, जिसमें पहला है जोत का संबंध जमींदार के हित से हो, दूसरा धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजन के लिए, तीसरा सिंचाई, कृषि, औद्योगिक कार्य हेतु, चौथा सरकार से कोई राष्ट्रीय नीति के प्रभावित करने हेतु, पाँचवा ग्राम के किसी जोत या विशेष खंड पर जहां ग्राम वासियों का समान अधिकार हो। नेक्स्ट है उपयुक्त कार्यों के लिए जमींदार और भूस्वामी उपायुक्त को आवेदन देगा, जिसे उपायुक्त से जांच के उपरांत चाहे अनुमति दे सकता है या स्वीकृत कर सकता है। नेक्स्ट है उपायुक्त अनुमति देने से पहले जोत से संबंधित रैयत या कोई अन्य व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी कर सकता है। जांच के उपरांत उपायुक्त जमींदार ग्राम प्रमुख मूल रैयत को आदेश जारी कर सकता है कि वह जोत से संबंधित व्यक्ति को उपायुक्त द्वारा निर्धारित उपयुक्त क्षतिपूर्ति देकर भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है यदि जोत से संबंधित रैयत या व्यक्ति जोत के बदले क्षतिपूर्ति की रकम लेने से इनकार कर दे तो उपायुक्त जमींदार ग्राम प्रमुख मूल रैयत को यह रकम उपायुक्त के पास जमा करके आदेश दे सकता है। तत्पश्चात जमींदार भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है जिस रैयत से भूमि अधिग्रहित की गई हो उसे क्षतिपूर्ति पाने के अलावा यह भी बात की भी अधिकार हुआ कि उसके लगान में अनुपातिक कटौती कर दी जाए। नेक्स्ट जमींदार या भूस्वामी द्वारा अधिग्रहण करने से के 5 वर्ष के भीतर उक्त प्रयोजन में भूमि का उपयोग न किया जाए तो वैसी स्थिति में उपायुक्त अधिग्रहित भूमि को रैयत या उसके उत्तराधिकारी या उससे संबंधित व्यक्ति को भूमि वापस कर सकता है, और संबंधित रैयत या उसकी संबंधी ऐसी भूमि लेने का इनकार कर दे तो उपायुक्त गांव के बंजर भूमि की तरह उस भूमि का भी बंदोबस्त कर देगा। नेक्स्ट है अध्याय 7 धारा 54 से 63 न्यायिक प्रक्रिया। 54 में है प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार होगा। इस अधिनियम के अनुसार आवेदन पत्र किसी दूसरे कार्रवाई के संदर्भ में अगर किसी नियम प्रणाली का अभाव है तो राज्य सरकार इस संदर्भ में नियम बना सकती है। नियम के बनने या न बनने की स्थिति में संथाल सिविल रूप का प्रावधान इस क्षेत्र में लागू रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धारा 55 लगान वसूली के लिए रैयत के खिलाफ उत्तरोत्तर मुकदमा। इसमें प्रावधान है कि अगर जमींदार ने लगान की वसूली के लिए कोई मुकदमा दायर किया हो तो पहले मुकदमे के दायर होने के 6 महीने भीतर कोई दूसरा मुकदमा दायर नहीं कर सकता, अर्थात रैयत के विरुद्ध मुकदमे के दायर होने के बीच काल बाधित होने की सीमा 6 महीने होगी। धारा 56 बेदखली के नियम। उपायुक्त के आदेश के बिना किसी भी रैयत को कृषि भूमि में बेदखल नहीं किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की किसी रैयत को संपूर्ण जोत से नहीं निकाल दिया गया हो तो उपायुक्त अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने आवासीय भवन पर कब्जा बनाए रखने का आदेश जारी कर सकता है और लगान निर्धारित कर सकता है। धारा 57 अपील की प्रक्रिया। इसका संबंध अपील से इसके अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित आदेश के विरुद्ध में निम्न स्थान पर अपील जारी की जा सकती है। पहला, यदि आदेश उपायुक्त के अधिकारों का प्रयोग करने वाले उप समाहर्ता द्वारा किया गया हो तो अनुमंडल पदाधिकारी के पास अपील की जाएगी। दूसरा, यदि आदेश उपायुक्त के अधिकारों के प्रयोग करने वाले अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो तो उपायुक्त के पास अपील की जाएगी। 3 में यदि आदेश उपायुक्त और अपर समाहर्ता द्वारा किया गया हो तो आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। चौथा, यदि आदेश आयुक्त द्वारा दिया गया हो तो जिसने मूल रैयत गांव के अधिकार अभिलेख की धारा 11 के अनुसार मूल रैयत अथवा समूल रैयत को पदच्युत करने वाले उपायुक्त के आदेश का पुष्टि की है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण के पास अपील दी जा सकती है। धारा 58 हम लोग देखें तो दूसरी अपील है पुनरीक्षण के संबंध में। धारा 59 के प्रावधानों के अधीन रहकर सभी दशाओं में अपीलीय आदेश जहां नीचे के न्यायालय के निर्णय को अभिपुष्ट किया गया हो अंतिम होगा और दूसरी अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर अपवाद यह है कि जहां अपर उपसमाहर्ता ने अपना उपायुक्त के नीचे न्यायालय के निर्णय का परिवर्तित किया हो तो पहला, अपीलीय अधिकार के निहित अनुमंडल पदाधिकारी ने यदि अपीलीय आदेश दिया हो तो उपायुक्त के पास अपील की जाएगी। दूसरा, यदि अपीलीय आदेश उपायुक्त और उप समाहर्ता में दिया गया हो तो उपायुक्त के पास अपील की जाएगी। तीसरा, अपील करने पर आयुक्त द्वारा अथवा धारा 57 के खंड घ के अनुसार नियुक्त निर्धारीकरण के द्वारा यदि आदेश दिया गया हो तो इसके विरुद्ध दूसरे अपील नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धारा 59 पुनरीक्षण। इस संदर्भ का प्रावधान है आयुक्त और उपायुक्त अपनी प्रेरणा से अन्य रूप से अपने नियंत्रण के
अंतर्गत किसी कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय मुकदमे का अभिलेख अपने पास मंगा सकते हैं जिस पर किसी प्रकार की अपील न चल रही हो, परंतु किसी पक्ष के द्वारा दिए गए आवेदन पर आयुक्त ऐसा आदेश नहीं जारी करेगा जब तक कि उपायुक्त अथवा अपर उपायुक्त ने अपील पर सुनवाई की हो या आदेश दिया हो। दूसरा, उपायुक्त लिखित आदेश जारी कर अपने अधीन कार्य करने वाले किसी अनुमंडल पदाधिकारी को अधिकृत कर दे तो वह उसके अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्णय करे। 60वां धारा है पुनर्निरीक्षण और पुनर्विलोकन। इस संदर्भ का प्रावधान है कि आयुक्त किसी ऐसे आदेश का फिर से अवलोकन कर सकते हैं जो उन्होंने स्वयं या उनके पुनः अधिकारी ने इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए दिया हो। दूसरा, आयुक्त के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी आदेश का जिसे उसने स्वयं दिया हो या उसके पूर्व अधिकारी ने दिया हो तो पुनः अवलोकन नहीं करेगा, परंतु यहाँ अपवाद है कि किसी लिपि और किसी भूल चूक संबंधित असावधानी हो तो बिना पुनः अनुमति लिए संशोधन नहीं किया जा सकता। यह कार्य उप समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी की दशा में उपायुक्त करेगा। दूसरा, उपायुक्त तथा अपर उपायुक्त की दशा में आयुक्त करेगा। धारा 61 केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश पुनरीक्षण नहीं होगा। उपायुक्त द्वारा दिया गया आदेश किसी पक्ष द्वारा अपील करने पर केवल अनियमितता के कारण पुनरीक्षित नहीं होगा जब तक कि किसी प्रकार की न्याय की हानि न हो। धारा 62 उपायुक्त या उप समाहर्ताओं पर नियंत्रण। अपने कर्तव्य के निर्धारण में उपायुक्त आयुक्त के अधीन एवं अन्य उप समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी उपायुक्त के अधीन होंगे। धारा 63 केस या वादों पर संबंध को रोक। किसी आवेदन में इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा संज्ञेय हो उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपायस्त करने, संशोधित करने और खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलेगा। इस प्रकार प्रत्येक आदेश अपील और पुनरीक्षित संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहकर अंतिम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अध्याय 8 परिसीमा। अनुच्छेद 64 से 66। 64 धारा में परिसीमा का समान नियम है। इस संदर्भ में प्रावधान है सभी आवेदन जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है इसे अपीलकर्ता को 1 वर्ष के भीतर आवेदन देना होगा। दूसरा, धारा 42 के अधीन आवेदन देने के लिए कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं होगी। धारा 65 निष्कासन बेदखली के लिए परिसीमा। धारा 14 के वर्णित आधार के तहत रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद और दुरुपयोग से तारीख को 2 वर्ष के भीतर देना होगा। धारा 65 का राज्य सरकार की ओर से लगान के बकाया के लिए वाद के लिए परिसीमा। राज्य सरकार के द्वारा बकाया लगान वसूल करने के वाद के संबंध में प्रावधान है कि जिस कृषि वर्ष के अंत में से लगान बकाया उस वर्ष से लेकर 10 वर्ष के अंदर लगान ले सकता है। धारा 66 अपीलों के लिए परिसीमा। आयुक्त के यहाँ अपील के लिए 90 दिन और उपायुक्त के लिए अपील से 60 दिन निर्धारित है। अध्याय 9 विविध प्रावधान। धारा 67 से 72। धारा 67 में दंड या जुर्माने का प्रावधान। इस संदर्भ में नियम प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति नीचे दिए गए नियमों का पालन से चूकता है तो 200 रुपये जुर्माना तथा अपराध जारी रखने की दशा में दैनिक 5 रुपये तक अतिरिक्त जुर्माना का भुगतान करना होगा। प्रावधान निम्न है। पहला, भूस्वामी जमींदार होते हुए भी किसी खास बांध, आहार, पोखर, जलाशय, नाला, तालाब आदि अन्य जलाशय के स्रोत की मरम्मत या उसकी रखरखाव नहीं करता है। दूसरा, जमींदार या उसका एजेंट अभिकर्ता ग्राम प्रधान या मूल रैयत के होते हुए भी इस अधिनियम के तहत दिए गए प्रथा का पालन से चूकता हो। तीसरा, जमींदार या उसका एजेंट अभिकर्ता ग्राम प्रधान मूल रैयतों की सहायता से किसी बांध, आहार, धारा, नाला, डैम, तालाब या और कोई सिंचाई स्रोत जैसे नल और जल मार्ग का पड़ाव भूमि, चारागाह क्षेत्र का मरम्मत के निर्माण से चूकता हो। डी, जमींदार और उसका एजेंट अभिकर्ता ग्राम प्रधान या मूल रैयत धारा 20 के विपरीत गांव के किसी भी भू हस्तांतरण करने पर समर्थ अधिकारी को इसका रिपोर्ट देने से चुकाता हो। नेक्स्ट है ई में जमींदार उसका एजेंट हो ग्राम प्रमुख के मृत्यु का रिपोर्ट उपायुक्त देने से चुकाता हो। नेक्स्ट है जमींदार और उसका एजेंट ग्राम प्रमुख या मूल रैयत के रहते हुए भी किसी गांव के बंजर भूमि, खाली जोत, अन्य जोत के भूमि का गैर जमाबंदी रैयत के साथ बंदोबस्त करता हो। नेक्स्ट है जमींदार उसका एजेंट नवनियुक्त ग्राम प्रमुखों को जमाबंदी अधिकार अभिलेख की प्रति धारा 8 के निर्देश किए गए निर्धारित अवधि के भीतर देने से चुकाता हो। नेक्स्ट है रैयत होते हुए भी जमींदार या ग्राम प्रमुख मूल रैयत को गांव में बांध, आहर, मेड़, नाली, तालाब या किसी अन्य जलाशय सिंचाई साधनों में निर्माण का ग्रामीण मार्ग एवं सीमा के चिन्ह की मरम्मत में सहायता न प्रदान करे। किसी अभिलिखित गांव
के रास्ते पर आओ, भूमि या चरागाह का अतिक्रमण करता हो, धारा 20 के प्रावधानों में उल्टा अपने भूमि को हस्तांतरित करता हो, इस प्रकार हस्तांतरित भूमि को जोतता हो। चौथा, विधि के विपरीत जाकर गांव के पेड़ की कटाई करे और जंगल का उपयोग करे। नेक्स्ट, उपरोक्त दंड उपायुक्त द्वारा जांच पड़ताल के बाद स्वप्रेरणा से सूचना प्राप्त होने पर अपराध किए जाने के तारीख से 3 महीने के भीतर परिच्छन्न व्यक्ति द्वारा आवेदन देने पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, उपायुक्त द्वारा लगाए गए अर्थदंड के खिलाफ आयुक्त यहाँ अपील की जा सकेगी। इस संदर्भ में आयुक्त के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। धारा 68, भूस्वामी पर सूचना के तामील, यदि जमींदार पर तामील लागू की जाने वाली कोई भी नोटिस जमींदार या लिखित रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता एजेंट को तामील की जाए तो ऐसा समझा जाएगा कि नोटिस स्वयं जमींदार की ही तामील की गई है। धारा 69, कतिपय भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक। किसी भी विधि में संथाल परगना में विधि का बल रखने वाले किसी वस्तु के किसी बात के रहते हुए भी पहला, धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन में धारित अर्जित भूमि में अथवा सरकार के लिए, किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए, रेलवे कंपनी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन अर्जित भूमि से जब तक कि ऐसी भूमि सरकार की या किसी स्थानीय प्राधिकरण की, रेलवे कंपनी की सहमति रहती है, अथवा तीसरा, सरकार या स्थानीय प्राधिकार के अधिकार में अभिलिखित या सीमांकित भूमि जो सार्वजनिक कार्य के लिए सड़क, नहर आदि में प्रयोग में हो। नेक्स्ट है, ग्राम प्रमुख मूल रैयत या उसके परिवार के सदस्यों भूस्वामी के द्वारा धारित प्रति भूमि अथवा ग्राम प्रधान की सरकारी जोत, चरगाह, जेहर थान और शमशान में किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बकायों की वसूली। तो इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी परिव्यय, ब्याज, हानि, क्षतिपूर्ति की वसूली उपबंधित रीति से की जाएगी। इस अधिनियम के तहत लगाए गए सभी जुर्माने, दंड की वसूली सार्वजनिक मांग वसूली किए गए उस समय लागू किए गए किसी विधि द्वारा प्रचलित रीति से वसूल किए जाएंगे। धारा 71, नियम बनाने का अधिकार। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य को क्रियान्वित करने हेतु नियम कानून बना सकती है। राज्य सरकार पूर्व के प्रावधानों में बिना किसी प्रकार के आघात पहुंचाने नीचे दिए गए विषयों पर आवश्यक कानून बना सकती है। पहला, धारा 5 के अधिनियम निवासी जमाबंदी रैयतों की सहमति विनिश्चय करने की रीति। दूसरा, ग्राम प्रधान के कर्तव्यों का संपादन के संदर्भ में। तीसरा, जमाबंदी की प्रति धारा 8 के अधीन प्रमाणित करने के संदर्भ में। नेक्स्ट है, धारा 11 के अधीन ग्राम प्रधान पुरस्कार निधि के खर्च में संदर्भ। नेक्स्ट है, धारा 25 के अधीन निबंधन पदाधिकारी के देय प्रक्रिया शुल्क की राशि के संदर्भ में तथा भूस्वामी सूचना तामील करने की रीति के संदर्भ में। नेक्स्ट है, धारा 44 के अधीन समान सूचना के प्रकाशन से रीति के संदर्भ में। नेक्स्ट है, धारा 53 के अधीन भूमि के अर्जन की विधि फिर वैश्विक भूमि पर कब्जा दिलाने की रीति के संदर्भ में। नेक्स्ट, धारा 72 विशिष्ट विधानों का प्रतितान संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 अन्य नियमों के ऊपर रहेगा। इसके बाद संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 लागू किया गया। इस क्षेत्र में प्रचलित कोई अन्य विधान इसके प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT 1949 में संशोधन। संथाल परगना भूधारक अनुपूरक नियमावली 1950 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन 1950 में किया गया। इस अधिसूचना राजस्व विभाग द्वारा 23 जनवरी 1951 को जारी की गई। इस संशोधन के तहत इस कानून को संथाल परगना भूधारक अनुपूरक नियमावली 1950 नाम दिया गया। इस संशोधन के द्वारा धारा 5, धारा 11, धारा 21, धारा 25, धारा 32, धारा 44, धारा 50, धारा 53 के में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। नेक्स्ट है, संथाल परगना सिविल न्यायालय आदेश विधि मान्यकरण का परितान अधिनियम 1981। इस संशोधन के जरिए संथाल परगना जिले में बंगाल आगरा एजेंट असम सिविल कोर्ट्स एक्ट 1887 के अधीन सिविल स्थापित सिविल न्यायालय के रूप में कार्य करने वाले या कार्य करने के लिए आशातीत पदाधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को किए गए कार्यों का विधिमान किया गया। इसी अधिसूचना विभाग अधिनियम 48 के तहत 1982 में जारी की गई। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT 1949 में 2016 में प्रस्तावित संशोधन। पहली रघुवर सरकार ने संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 13 में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव 2016 में लाई, परंतु जनजातीय समुदाय के विरोध के कारण यह अमल में नहीं आ सका। नेक्स्ट, SPT एक्ट के धारा 13 में प्रावधान था कि जमीन का मालिक
जमीन की प्रकृति नहीं बदल सकता, अर्थात कृषि भूमि का किसी अन्य रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता, परंतु प्रस्तावित संशोधन में किया गया मालिक अपनी जमीन की प्रकृति बदल सकता है तथा कृषि योग्य भूमि का उपयोग भवन निर्माण, दुकान निर्माण, दूसरे व्यावसायिक कार्यों के लिए कर सकेगा। अब हम लोग देखते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अनुपूरक उपवन अधिनियम 1950 राज्य किन जिलों में प्रभावी है? तो दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर। नेक्स्ट है एसपीटी एक्ट 1949 में किस खंड विशेष का संशोधन अधिकार किसे दिया गया है? तो राज्य सरकार। नेक्स्ट है एसपीटी एक्ट के संदर्भ में आदिवासी का क्या तात्पर्य है? धारा 4 की अनुसूची ख के नाम का दर्ज। नेक्स्ट है अगर कोई रैयत अपनी जोत को ऋण के रूप में हस्तांतरित करता है तो ब्याज सहित मूलधन चुकता करने तक जोत पर अधिकार समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में रैयत के किस नाम से जाना जाता है? भुगतबंद रैयत। नेक्स्ट है एसपीटी एक्ट 1949 के अंतर्गत आने वाले वैसे ग्राम जिनमें न कोई मूल रैयत हो न कोई ग्राम प्रमुख नियुक्त हुआ हो कहलाता है खास ग्राम। नेक्स्ट एसपीटी एक्ट के अंतर्गत ग्राम प्रमुख को किन नामों से संबोधित किया जाता है? मुतजिर या मांझी। नेक्स्ट है खास ग्राम में ग्राम प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो ये उपायुक्त। नेक्स्ट है खास ग्राम में नियुक्त ग्राम प्रधान समान गांव में नवनिर्मित ग्राम प्रधान को जमींदार द्वारा जमाबंदी खेवट खतियान के प्रति कितने दिनों का उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा? 3 महीने। नेक्स्ट है ग्राम प्रधान द्वारा मूल रैयत या रैयतों से वसूला गया जुर्माना किस मद में रखा जाता है? तो प्रधान की प्रमुख पुरस्कार निधि। नेक्स्ट एसपीटी एक्ट किस धारा के तहत रैयत की भूमि के उपयोग संबंधित अधिकार प्राप्त है? तो एक्ट 19। नेक्स्ट है किस धारा के तहत रैयत को भूमि से बेदखल करने का अधिकार सिर्फ उपायुक्त को है? तो आर्टिकल 14। किस धारा के तहत रैयत को अपनी जोत में मत्स्य पालन का अधिकार होगा? तो आर्टिकल 16 के अंतर्गत। नेक्स्ट है धारा 17 के अंतर्गत रैयत अपनी भूमि पर कोई भी वृक्ष या बांस उगा सकता है, परंतु इस नियम का अपवाद कौन सा है? वृक्ष है तो महुआ। नेक्स्ट है रैयत अपनी भूमि का प्रयोग स्वयं के लिए भवन निर्माण करने कर सकता है, किस धारा में इस प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 18। नेक्स्ट है एसपीटी एक्ट के तहत न्यूनतम राशि क्या है जिससे कम राशि का लगान होने पर जोत का उपविभाजन प्रतिबंधित है? 3 रुपया। नेक्स्ट है आर्टिकल 20 के तहत किसी अनुमंडल में रैयत भूमि का पट्टा उपायुक्त की पूर्व अनुमति से किस काल अवधि के लिए किया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत रैयत अपने जमीन का विक्रय दान, बंधक, वसीयत या पट्टा के जरिए नहीं कर सकता है? तो आर्टिकल 20 के तहत। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं एसपीटी एक्ट 1949 में कोई आदिवासी रैयत किसी दूसरे आदिवासी रैयत को भूमि हस्तांतरित कर सकता है, परंतु इस संदर्भ में भौगोलिक परिसीमा किस इकाई को रखा गया है? तो अनुमंडल, परगना, तालुका। नेक्स्ट है धारा 21 के अंतर्गत गैर आदिवासी रैयत को अपने धान का खेत भुगतबंद पूर्ण भोग रखने का अधिकार किन शर्तों के साथ होगा? भूमि बंधक रखने वाले बैंक राज्य सरकार द्वारा चिन्हित, अनाज गोला को उपायुक्त द्वारा चिन्हित। तीसरा सोसाइटी को बिहार उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1945 के तहत निबंधित। चौथा संथाल परगना की किसी रैयत को। नेक्स्ट है गैर आदिवासी रैयत अपनी भूमि का अधिकतम कितने वर्ष के लिए भुगतबंद बंधक रखे जा सकते हैं? तो ये 6 वर्ष। नेक्स्ट है धारा 21 के अंतर्गत अगर गैर आदिवासी को जोत का भुगतानवत अवधि समाप्त होने के बावजूद भी अगर कोई बंद कदार जमीन से अधिकार नहीं छोड़ता तो उसका क्या दंड दिया जा सकता? तो 3 माह जेल, 500 रुपये जुर्माना और दोनों। नेक्स्ट है धारा 22 के अंतर्गत कोई भी रैयत अपनी भूमि को किसी परिस्थिति में अस्थायी रूप से ट्रस्ट को जोत कार्य के लिए हस्तांतरित कर सकता है। गाँव में अस्थायी अनुपस्थिति, बीमारी या शारीरिक अक्षमता, हल बैल का अभाव या क्षति या स्त्री का विधवा होना। नेक्स्ट है जब कोई रैयत जोत की बिक्री, दान या वसीयत के जरिए स्थानांतरण होता है तो ऐसी स्थिति में जमींदार निबंधन शुल्क निर्धारित करता है। वार्षिक लगान का 2% तक या अधिकतम 50 रुपये तक, न्यूनतम 50 पैसे तक। नेक्स्ट है बंजर भूमि या खाली भूमि का बंदोबस्त एक पट्टा के माध्यम से किया जाएगा। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो धारा 27। नेक्स्ट है किसी ग्राम प्रमुख या जमींदार द्वारा बंजर भूमि में बंदोबस्ती करने हेतु किसकी मंजूरी अनिवार्य होती है? उपायुक्त। नेक्स्ट है बंजर भूमि के बंदोबस्ती में अगर किसी रैयत का अहित हुआ हो तो कितने समय अवधि के भीतर उपायुक्त के पास अपील कर सकता है? तो 1 साल।
नेक्स्ट है बंजर भूमि बंदोबस्ती को कितने वर्षों तक कृषि भूमि में नहीं बदलने का बंदोबस्ती रद्द माना जाएगा, तो 5 वर्ष। नेक्स्ट है किसी ग्राम में चिन्हित वह कौन सी भूमि है जो खाली जोत होने के बावजूद बंजर या खाली भूमि की श्रेणी में नहीं आता, जाहेत धान और शमशान या कब्रिस्तान भूमि। नेक्स्ट है किसी जमींदार या भूस्वामी द्वारा जमीन पर विकसित जलाशय केंद्रों के उपयोग पर कर दी गई निर्धारित है, तो इसका दर निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट है किस धारा के तहत ग्राम के प्रत्येक रैयत को वन भूमि या चारागाह भूमि पर मवेशी चराने का अधिकार होगा, तो आर्टिकल 31। धारा 38 के अंतर्गत कुल ग्राम भूमि में कितना प्रतिशत हिस्सा चारा भूमि के लिए आवंटित होना आवश्यक है, तो गाँव के कुल रकबा का 5% होना चाहिए। नेक्स्ट है किस पहाड़िया गांव के बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया जनजाति के व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 41। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसपीटी एक्ट किस धारा के तहत प्रावधान है कि जमींदार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत वस्तु के रूप में लगान स्वीकार नहीं करेगा, तो आर्टिकल 43। नेक्स्ट है धारा 48 के अंतर्गत लगान को रसीदों व लेख से जुड़ा रिकॉर्ड किस अधिकारी के कार्यालय कराना अनिवार्य रहेगा, अनुमंडल अधिकारी के कार्यालय में। नेक्स्ट है उपायुक्त किन परिस्थितियों में बंदोबस्त भूमि पर लगान पर कटौती कर सकता है, जोत में बालू पड़ने या उपज घटने या अस्थायी उपज घटने। दूसरा मांग में 6 महीने के भीतर सिंचाई सुविधा न मिलने। तीसरा खाद्यान्न मूल्य से अस्थायी तीव्र गिरावट। नेक्स्ट एसपीटी एक्ट के धारा 52 के तहत जमींदार या इसके एजेंट बंदोबस्ती के लगान के अलावा अतिरिक्त लगान की वसूली करे तो उसका क्या दंड का प्रावधान है, 6 महीने जेल, 500 रुपये जुर्माना या दोनों। नेक्स्ट है धारा 53 के अंतर्गत किसी भी जमींदार को किस प्रयोजन के उपायुक्त के पास आवेदन देकर भूमि अधिग्रहण का अधिकार होगा, तो धर्म, शिक्षा, सिंचाई, राष्ट्रीय नीति या भूमि पर सामूहिक स्वामित्व। धारा 55 के अंतर्गत लगान की वसूली के लिए रैयतों के विरुद्ध किस समय के भीतर अन्य मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, तो 6 महीने। नेक्स्ट है धारा 57 के अंतर्गत अगर बंदोबस्ती से जुड़ा आदेश उप समाहर्ता द्वारा निर्गत किया गया हो तो कोई रैयत इसके विरुद्ध आवेदन कहाँ प्रस्तुत करेगा, तो एसडीओ के पास। नेक्स्ट एसपीटी एक्ट किस धारा में प्रावधान है कि उपायुक्त अपने द्वारा निर्गत आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है, तो आर्टिकल 60। नेक्स्ट है एसपीटी एक्ट की किस धारा पे प्रावधान है कि युक्ति द्वारा निर्गत आदेश को परिवर्तित करने, अपादस्थ या रद्द करने के लिए न्यायपालिका कोई वाद दर्ज नहीं हो सकता, तो आर्टिकल 63। नेक्स्ट है एसपीटी एक्ट की धारा 65 के तहत राज्य सरकार किस काल अवधि तक लगान एक मुश्त वसूल सकता है, तो 10 वर्ष। नेक्स्ट है उपायुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश को आयुक्त कार्यालय और नियुक्त न्यायाधिकरण के पास आदेश निर्गम का तारीख कितने दिनों के भीतर अपील स्वीकार होंगे, तो 90 दिन। नेक्स्ट है जमींदार अगर किसी रैयत ग्राम में बांध, आहार और जलाशय की मरम्मत या रख रखाव नहीं करता तो उसके ऊपर कितना अर्थदंड वारित होगा, तो 200 रुपये जुर्माना तथा अपराध की निरंतरता की स्थिति में 5 रुपये दैनिक। नेक्स्ट एसपीटी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत अगर ग्राम रैयत चारागाह भूमि का अतिक्रमण करता है तो वैसी स्थिति में रैयत के ऊपर कितना अर्थदंड अधिरोपित होगा, तो 200 रुपये जुर्माना या अपराध की निरंतरता की स्थिति में 5 रुपये दैनिक अर्थदंड अधिरोपित होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।